देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने प्रिज्म स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं दोबारा से करा रहा हूँ, मतलब पूरे ही करा दूंगा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भैया? प्रिज्म कहते हैं। इसको कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ये। और ये टॉप का पॉइंट क्या कहलाता है? अपेक्स। ठीक है, ये दो नॉर्मल होते हैं। ये पहला नॉर्मल होता है और ये दूसरा नॉर्मल होता है, N1 और N2। ठीक है भैया, ये बन गया आपका फ्रेम। इसमें का जो अगला टॉपिक है आपका वो है मिनिमम डेविएशन। क्या है? सॉरी, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको याद होगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या था? तो इट इज द एंगल इन बिटवीन, इट इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। देखिए बड़ा आसान है, ये है आपका प्रिज्म। ठीक, अब ये प्रिज्म है तो भैया ये होगी भैया इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल है N1। इस एंगल को आप I1 कहते हो। ये लाइट गई कहाँ जा रही है? रेयर से कहाँ जाएगी? डेंसर। और उसके बाद फिर कहाँ जाएगी? तो लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो बेंड हो गई। फिर इसका इस पॉइंट पर फिर रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ये N2 है। अच्छा, इसको थोड़ा बढ़ा दो, यहाँ पर बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये N2 है, नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है। और ये क्या हुआ? लाइट डांसर से कहाँ जा रही है? रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक मिरर लगा दो तो लाइट दोबारा से इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए ये क्या बन जाएगा आपका? I1। और ये क्या बन जाएगा आपका? R1। अच्छा, ये I1 उल्टा लिख दिया। ये हो जाएगा I2 और ये क्या हो जाएगा आपका? R2, है ना। और ये क्या है? R1। ठीक है, ये बेस ऑफ प्रिज्म आप सबको पता है, बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन को डायग्राम में बताना चाहता हूं तो ये खैर है, एक्सपेरिमेंट आप करोगे। ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये है आपकी एमरजेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो मतलब कि किसी जिसका मीडियम चेंज, मतलब जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब जो गिर रही है एक तरह से। ठीक है, और जो इमरजेंट रे होती है वो डेंसर मीडियम से बाहर निकलती है, या किसी मीडियम से बाहर निकलने वाली रे को हम क्या कहते हैं? इमरजेंट रे कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना, तो एंगल ऑफ डेविएशन दिखाने के लिए भैया क्या करना? अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या करो? थोड़ा बढ़ा दो। और एमरजेंट रे की डायरेक्शन को क्या कर लो? थोड़ा बढ़ा दो, है ना। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी? एमरजेंट रे की डायरेक्शन होगी। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविएशन। अच्छा, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, आप सबको याद होगा। और ठीक है, अच्छा ये एंगल आपको पता है ये I1 है, तो ये भी I1 होता। अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन R1 इसने घेर लिया तो ये क्या होगा? I1 माइनस, ऐसे ही ये I2 है तो ये भी कितना होता? लेकिन R2 इसने घेर लिया तो क्या होगा? I2 माइनस R2। तो देखिए भैया, इसे कर लेते हैं। तो ये होगा आपका I1 माइनस R1। और ये वाला एंगल कितना होगा? I2 माइनस R2। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं। तो इसको नाम दे रहा हूं मैं K, ये है आपका L, ये है आपका M, और ये है अपनी KLM। इसको नाम दे दो CDEF। नाम दे दिया। अच्छा, इसको नाम देता हूं मैं O। ठीक है भैया, बन गया आपका, पूरा चित्रित कर दिया मैंने इस डायग्राम को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया।
ठीक है। अच्छा ये एंगल आपको पता है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल क्या है, ये, तो ये कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, तो ये होगा आपका 180 माइनस R1 प्लस, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब चलो भैया कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आपको दिख रहा होगा भैया ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। और आपको बता दूं एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है। एक्सटीरियर कौन है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भैया, इसको नाम दिया था ना मैंने, हाँ ठीक, इन ट्राइंगल ओ डी एफ, ओ डी, इस ट्राइंगल में देखो तो ये क्या है एक्सटीरियर और ये दोनों क्या है इंटीरियर है। तो ओडीएफ में, ओडीएफ को अगर देखोगे तो डेल्टा क्या है भैया एक्सटीरियर है, और R1 माइनस I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के सम के बराबर आएगा। तो डेल्टा क्या हुआ, I1 एक साथ में लिख दो, I एक साथ में लिख दो, और ऐसे R एक साथ में लिख करके माइनस कॉमन ले लो, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब देखोगे भैया, तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, इस क्वाड्रिलेटरल में देखोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम, चारों एंगल का सम क्या आता है भैया 180। चार एंगल कौन कौन से, ये क्या है ए, ये क्या है अगला एंगल 90 डिग्री का, ये क्या है 90 डिग्री का, और ये क्या है 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है ना, बताइएगा। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, बोलिए। चलो, तो ये इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे तो चारों एंगल का सम, पहला एंगल क्या है ए, दूसरा एंगल आपको पता है ये नॉर्मल है ये सरफेस पे, तो एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री का। दूसरा एंगल क्या है भैया 90 डिग्री का। ये एंगल क्या है भैया 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये एंगल कितना होगा भैया फिर 90, 90 बराबर में क्या आ गया 300, 90 180 90 कट गया, तो आपका ए की वैल्यू कितनी आ रही है R1 प्लस R2 होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो एक ए की वैल्यू R1 प्लस, अच्छा वैसे भी ये काम आने वाली है, अभी यहां पे तो काम आएगी आएगी साथ में, आगे भी ये काम आने वाली है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो हम देखेंगे देन डेल्टा क्या मिलेगा आपको I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 क्या पे क्या दूंगा ए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म का फॉर्मूला होगा। ठीक भैया, अब जो सबसे मेन चीज आती है इस यहां पर, ठीक है भैया, वो है प्रिज्म फॉर्मूला, और उसके आने की संभावना आपके प्राण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफी बार आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का भी आता है, 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है भैया, फ्री का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। चलो पहले एक वर्ड यूज कर लेता हूं जो आके आप करोगे, उसके बारे में जानोगे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन में क्या करते हैं कि एक शीट होती है, व्हाइट कलर की शीट होती है, उसके ऊपर हम प्रिज्म को क्या करते हैं ऐसे लिटा के रख देते हैं। ठीक है, एक साइड में ऐसे लाइन खींच देते हैं अपने आप ही, और उस लाइन पर 2-3 पिने गाड़ देते, फिर परली साइड से दूसरे फेस से हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इस वाले यहां पे तो गाड़ी हमने इस वाले फेस के इधर, जब इस वाले फेस से आप देखोगे ना तो ये जो पिने हैं ये इस लाइन में दिखेंगी आपको, यहां पर फिर पिने गाड़ दो तो ये हो जाती है इंसिडेंट रे, ये हो जाती है एमरजेंट रे, इनके बीच का एंगल क्या होता है डेविएशन, क्या कहलाता है। ये करोगे आप एक्सपेरिमेंट, ठीक है भैया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से यही है, समझी। तो ये इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें आप देखोगे कि 4-5 रीडिंग लोगे आप उसमें, 4-5 रीडिंग लोगे, और चारों पांचों रीडिंग में एक बार डेविएशन आपको सबसे कम मिलेगी,
जो डेल्टा की वैल्यू आई है ना, ये वाला डेल्टा जो एंगल आ रखा है, ये वाला एंगल, वो सबसे कम मिलेगा। जब सबसे कम मिलेगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब ये एंगल सबसे कम है तो उस केस में I1 यानी ये वाला एंगल और I2 ये वाला एंगल दोनों आपस में लगभग क्या है, बराबर है। और R1 R2 के क्या है, लगभग बराबर है। और ये वाली जो रे जा रही है, ये वाली रे, वो इस बेस के क्या है, पैरेलल है। तो ये होती है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कौन कौन सी कंडीशन होती है, I1 बराबर में I2, R1 बराबर में, और जो आपकी रे है DF वो क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो, पैरेलल हो। ये चीज ध्यान में रखना। तो मैं लिख दे रहा हूं भैया, ये खैर एक्सपेरिमेंट में आप करोगे ही करोगे। चलो, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन आप कर लेना, क्योंकि प्रिंस फॉर्मूला कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए ही ड्राइव किया जाता है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की क्या क्या कंडीशन होती है, तो चलो देखते हैं भैया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, आपको दिखेगा I1 बराबर में I2 बराबर में I, दोनों एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा R1 बराबर में R2 बराबर में R, ये भी एंगल सेम। एड तीसरा कौन सी रहती है, डी DF, ये वाली रे जो थी, ठीक है, DF पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के बेस के क्या है भैया, पैरेलल है। इन तीनों में से कोई एक भी दिख जाए तो बाकी दो तो होंगी होंगी। ये दिख जाए तो ये दोनों होंगी, ये दिख जाए तो ये दोनों होंगी, ये दिख जाए तो ये दोनों होंगी। समझ गए भैया। तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। और इस कंडीशन में आपका डेल्टा जो आता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या आता है, इस कंडीशन में डेल्टा क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, इससे नहीं आ सकता, इससे नीचे जा सकता। आप एक ग्राफ भी बनाया होगा आपने, ऐसा ग्राफ था डेल्टा और आई के बीच का, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा इस तरीके से। यहाँ पर इस केस में I1 बराबर में I2 था। इसे कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन, इन पॉइंट्स को कहते हैं मैक्सिमम डेविएशन, और इस पॉइंट को कहते थे मिनिमम डेविएशन। बनाओगे करोगे, ठीक है। हर स्कूल में प्रिज्म तो होता ही है, तो पक्का ही होता है डेरिवेशन, चाहे वो ज्यादा घटिया से घटिया स्कूल हो। ठीक है, उसमें प्रिज्म मिलेगा और आपको वहां पर ये मतलब करना एक्सपेरिमेंट। ठीक है भैया, चलो अब आ रहे हैं हम भैया प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव होता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म, ठीक है भैया, और ये हमेशा किसके लिए ड्राइव होगा, मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए। ठीक है, इसको ड्राइव करना है, इसको हमेशा मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ड्राइव करते हैं। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ड्राइव करेंगे। इसको हमेशा मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ही क्या करेंगे भैया, ड्राइव करेंगे। चलो देखते हैं भैया। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन याद है ना सारी, वो साइड में लिख दिया। तो ये आपका प्रिज्म, अच्छा यूज क्या होता है इसका, पहले ध्यान में यूज क्या होता है। यूज क्या है इसका प्रिज्म फॉर्मूले का, ठीक है। ये इस जो प्रिज्म फॉर्मूला होता है ना, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके ऐसे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको होलो प्रिज्म मिल जाएगा। होलो प्रिज्म के अंदर हम क्या डालते हैं, एक ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही नहीं है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, आप चाहते हो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए, तो उस अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के काम में आता है। अब कैसे निकालता जाता तो आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। हेलो,
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी जी। ओके। तो ये देखिए, जो एक्सपेरिमेंट हमने पीछे किया था ना पिन वाला, वही हम क्या करेंगे, प्रिज्म के अंदर वो वाला फ्लूइड डालेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं पता। डालने के बाद उसमें एक ढक्कन होता है, बंद कर देंगे, और उसको पेपर में रख करके बार बार वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन आ जाएगी, तो वहां से हम उसको ड्राइव कर लेंगे और अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो इसका यूज क्या है, अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। ऐसे ही करना, निकालना। टू आइडेंटिफाई द अननोन लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। चलो हो गया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, कुछ नहीं करना, डेरिवेशन लिखते हैं। ये हमने बना लिया प्रिज्म, ठीक है। होलो प्रिज्म में अंदर से लिक्विड डाल दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, और ये क्या होगा, इंसिडेंट रे आई, और ये क्या होगा, आर। आपको पता दोनों एंगल, मैं आई क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो हम ड्राइव करने आ रहे हैं उसमें I1 बराबर में I2 है, तो इसलिए मैंने आई लिया इसे। और R1 बराबर में क्या होगा, R2 होगा। ये बना दिया, ठीक है। अप्लाइंग स्लेस लो। अच्छा, बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, एयर है। और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, लिक्विड है, जिसका मुझे निकालना है, ठीक है। और ये डेंसर है, डेंसर मान लो, कोई नहीं, लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड है, ठीक है भैया। चलो, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, इस वाले पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करने आ रहा हूं ना। क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, यही है। तो भैया देखिए, म्यू वन की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, साइन आई बराबर म्यू टू की जगह पे क्या आएगा, म्यू आएगा, है ना। और ये क्या होगा, साइन आर। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, वी नो इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मिनिमम डेविएशन एमडी लिख रहा हूं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, या फिर लिखो वी नो फॉर डेल्टा मिनिमम। डेल्टा अगर आपका क्या हो, मिनिमम हो, तो उसके लिए क्या होता है, I1 बराबर में I2 बराबर में आई, देन आपको पता ही है वाला I1 प्लस I2 माइनस ए, पता नहीं पता, ये डेविएशन निकाला था। अब अगर मैं देखूंगा कि मिनिमम, अगर मैं इसे डेल्टा को मिनिमम कर देता हूं, हम ये जानते हैं, जानते नहीं जानते, जब ये जानते हैं और हमें पता है मिनिमम डेविएशन में दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जैसे ही मैंने डेविएशन मिनिमम किया, तो वैसे I1 I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब जैसे ही मैंने डेल्टा को क्या लिखा, मिनिमम लिखा, तो वैसे ही I1 I2 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आई की। तो इसको लिखो आई प्लस आई माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, ये क्या होगा, आई आई क्या होगा, 2 आई माइनस ए। तो आई की वैल्यू यहां पे सॉल्व करोगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, एंड आपको पता है R1 बराबर में क्या होता है, R2 होता है किसके बराबर, आर के, ये हम जानते हैं। और वी नो, अभी निकाला था R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के। पीछे देखो, R1 प्लस R2 किसके बराबर था, ए के। तो इसको लिख दीजिए R1, अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन कर रहे हैं तो।
R1 की वैल्यू भी R रहेगी, R2 की वैल्यू भी R रहेगी, क्या होगा? तो क्या होगा? 2R A, तो R की वैल्यू क्या होगी? A अपॉन में 2। On putting the value of on putting the value of the value of value of R and I in फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या होगा? म्यू इक्वल्स में साइन आई की वैल्यू क्या रखी भैया? यहां रखी है, तो क्या लिखोगे? डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में क्या हो गया? 2 अपॉन में साइन आर की जगह पे क्या लिखोगे? आर की जगह पे ए बाय में 2। आप ये ध्यान रखना कि जहां पर भी आप प्रिंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो समझ जाना वो कौन सी कंडीशन है? मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। और कहीं पर आप प्रिंस फॉर्मूले को अप्लाई कर ही नहीं सकते, समझ गया? जहां पर मिनिमम डेविएशन कंडीशन अप्लाई होगी या मिनिमम डेविएशन कंडीशन होगी, वहीं पर आपको क्या अप्लाई करना है? प्रिंस फॉर्मूला, और कहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। और प्रिंस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या है? तो भैया अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है भैया। तो भैया ये आपकी 3 नंबर की डेरिवेशन है, फ्री फंड की डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना होता इसमें। क्या करना भैया? सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दिया। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद भैया आपको पता है मिनिमम डेविएशन में I1 बराबर में I2, तो पीछे डेविएशन में जाकर के आप I की वैल्यू निकाल लो। फिर आपको पता है R1 बराबर में R2 भी होता है, तो आपको पता है R1 प्लस R2 बराबर में A होता है, तो यहां से R की वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, हो गया। आ गया आपका प्रिंस फॉर्मूला। अब प्रिंस फॉर्मूला कभी अप्लाई करना है? जब भैया कंडीशन कौन सी हो? मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, ड्राइव करते हैं थिन प्रिंस फॉर्मूला या स्मॉल एंगल थिन प्रिज्म फॉर्मूला। थिन प्रिंस फॉर्मूला क्या होता है भैया? ध्यान रखना भैया, हमने अभी ड्राइव किया बीनो। अरे यार क्लास छोड़ के गाड़ी उठा जाऊं क्या? 5 मिनट रुक जाओ, रुकवा दो। वी नो देखिए भैया, म्यू क्या होता है? साइन डेल्टा ए अपॉन में 2, बोला हाँ, और साइन ए बाय में 2, पता नहीं पता? थिन प्रिज्म का एंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स आर टू, सारे एंगल क्या भी है? बहुत छोटे होंगे। थिन प्रिज्म फॉर्मूला की बात करूंगा, कौन है भैया? हटा दे जाके, देखिए कुंडी से हटा दे। किस किस की बाइक लगी हुई? हाँ, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, ये जिसकी यहाँ पे लगी है ना सामने, वो हटा दे। तेरी बाइक भी लगी हुई है, बस जा। यहाँ पर जितने भी एंगल है वो क्या है? बहुत छोटे हैं। जितने भी एंगल यूज होंगे थिन में क्या होंगे? छोटे होंगे। और हम जानते हैं भैया फोर स्मॉल एंगल, अगर मैं छोटे एंगल की बात करूं तो आपको बता दूं, अगर छोटा एंगल बोल दूंगा तो आप थीटा को साइन थीटा या टेन थीटा लिख सकते हो, याद है नहीं याद है? थीटा को साइन थीटा, मतलब थीटा के साथ साइन लगा सकते हो, हटा सकते हो। टेन के साथ थीटा के साथ टेन लगा सकते हो, हटा सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी जिससे भी आपका रिजल्ट निकला है। तो भैया जैसे मैं थिन प्रिज्म का नाम लूंगा तो सारे एंगल क्या होंगे? छोटे होंगे। और छोटे एंगल के लिए आप साइन को हटा भी सकते हो, टेन को लगा भी सकते हो, साइन को हटा भी सकते हो, और साइन को लगा भी सकते हो, और नॉर्मली आप थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटे एंगल के थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के और साइन थीटा के। तीनों आपस में कुछ भी लिख सकते हो, तीनों को, इसको ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, इसको, समझ गया? तो भैया हम इसको ये लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्योंकि एंगल छोटे हैं तो इसको हम ये लिख रहे हैं। ठीक है भैया, इसको ये लिख रहे हैं तो क्या होगा? ध्यान, म्यू क्या हो जाएगा? साइन हटा दो तो क्या होगा? डेल्टा प्लस ए अपॉन में क्या हो गया? 2, और क्या होगा? ए अपॉन में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन हटा दिया हमने, तो ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ए अपॉन में ए बराबर में क्या आ गया? म्यू आ गया। तो डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू में म्यू ए आ गया, तो भैया डेल्टा क्या होगा? म्यू ए माइनस ए हो गया। तो भैया डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? ए
μ-1 हो गया। ये हो गया भैया आपका मिनिमम डेविएशन का, सॉरी डेविएशन का फॉर्मूला किसके केस में, इसे थिन प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे। और यहां पर आप देख रहे हो डेविएशन इज डायरेक्टली इक्वल टू हेयर, यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि जो डेविएशन होगी, डेविएशन किसके अंदर हो रही है, ये इंसिडेंट रे है। अच्छा एक बात बताओ, डेविएशन कहां पे ज्यादा होगी, ये इंसिडेंट रह गई, ये इमरजेंट रे, E1 E2 E3, बताओ किसके अंदर डेविएशन ज्यादा आई है, E1 E2 या E3। डेविएशन इमरजेंट रे के अंदर आती है, किसके अंदर ज्यादा आई है। तो भैया आप कैसे पता लगाओगे, तो भैया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को बढ़ा दो, ये एंगल देख रहे हो कितना आ रहा है, कितना, ये एंगल देख रहे हो कितना आ रहा है, इतना, ये एंगल देख रहे हो कितना आ रहा है, इतना, सबसे बड़ा एंगल कौन बना रहा है, E1। तो E1 के अंदर डेविएशन भी क्या हुई है, ज्यादा हुई है, तो डेविएशन उसके अंदर ज्यादा मिलेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जिस भी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो डेविएशन भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सी रेड कलर की लाइट हो सकती है, तो आप किसको बोलोगे, E3 को। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो आप E1 को बोलोगे। समझ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा डेविएशन किसके अंदर, तो भैया ये है आपकी इंसिडेंट रे, और यहां से इस पॉइंट से लाइट डेविएट हुई, ए, फिर बी, और फिर सी। ठीक है भैया, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर हुई है, तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमने आगे बढ़ा दिया, सबसे बड़ा एंगल किसका बन रहा है, थीटा ए। ये डेविएशन सबसे ज्यादा किसके अंदर हो रही है, ए के अंदर, फिर बी के अंदर, फिर ठीक है। तो डेविएशन इन ए इज ग्रेटर देन, डेविएशन इन बी इज ग्रेटर देन डेविएशन इन, अरे यार ठीक है, सी बी ए, ये भैया, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर हो रही है, ए के अंदर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ज्यादा होगा, जिसके अंदर डेविएशन यहां से आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रे का ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी। तो यहां से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता लग गया। ठीक है, चलो भैया आते हैं आगे, आते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं है क्या। फिर आता है भैया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, 7 अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, वो कलर क्या होते हैं, विवग्योर, क्या होता है। ठीक है भैया, तो उन कलर में व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग कलर होते हैं, और सातों अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, प्रिज्म के साथ अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं रेड कलर की, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट होता है प्रिज्म के साथ, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर होगी, वॉयलेट के अंदर। वॉयलेट सबसे नीचे मिलता है विबग्योर में, और रेड सबसे ऊपर मिलता है, क्योंकि उसका वो कम डेविएट हो पाता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि भैया जो आपके खतरे के सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल होते हैं, वो जो होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो भैया दूर से अगर लाइट आएगी, रेड कलर की लाइट आएगी, तो उसके अंदर लीस्ट डेविएशन होगा, तो खतरे की जगह पर ही रेड कलर दिखाई देगा। अगर आप दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हो तो डेविएट होकर के खतरा कहीं और होगा और कलर कहीं और दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो खतरे को सही लोकेशन जानने के लिए हमें रेड कलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेविएशन क्या होती है, लीस्ट होती है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है, तो एक प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, ठीक है,
जब इस प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट जाती है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ही आती है, बोलिए नहीं भाई प्लीज। ठीक है, तो वो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड होती है। सबसे नीचे कौन आएगा भैया? सबसे ऊपर कौन आता है? रेड, रेड। ठीक है। हाँ हाँ, अबे अंदर से ही होता है, बाकी यहीं से जैसे हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएट होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बना रहा, मैं नॉर्मली बना रहा हूँ। ठीक है, फिर सबसे नीचे कौन आएगा? वॉयलेट। वॉयलेट कौन होगा इसमें भी? ये होगा हल्का सा भाई, ये वॉयलेट कलर है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से बीच में बहुत सारी लाइट आती है। तेरी जबान बहुत चल रही है आज निकी। प्रिज्म टूटा हुआ किसने बोला? इंडिगो भी ऐसी होगा यार, कलर दिक्कत होती है इसमें। पिंक के बगल में ये, अबे वो कॉम्बिनेशन कौन करे? अरे लिख दूंगा ना, क्या दिक्कत है? इसको ऐसे सब सफेद ही लिख दो, सफेद में सारे कलर होते हैं। ये रहे। हो गए साहब। मैं 7 क्या 50 बता दूं? तुम और कहीं के जाहिल। बिल्क्योर बन गया। ठीक है भैया, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जब गई तो वो 7 अलग अलग कलर में क्या स्प्लिट हो गई। ठीक है भैया, तो इसे क्या कहते हैं भैया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, जब आउट ऑफ सिलेबस है वैसे इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब भी ध्यान रखना। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ white color into 7 different color when white light passes through the prism। ठीक है भैया, जब आपके व्हाइट लाइट जो होती है वो प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 अलग अलग कलर में क्या करती है? स्प्लिट कर जाती है। ठीक है भैया, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, क्यों होता है? ठीक है, ठीक है, क्यों होता है तो भैया आपको पता होना चाहिए। वी नो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली होता है। जिस रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, वेवलेंथ जितनी कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। ये एक्चुअल में एक होता है कॉशी प्रिंसिपल, उससे आया है। ठीक है भैया, कॉशी प्रिंसिपल। कॉशी प्रिंसिपल कहता है भैया, COUCHY। ठीक है भैया, ये कहता है भैया कि जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है? इनवर्सली होती है। खैर ये इतना ही नहीं है, थोड़ा लंबा है, लेकिन जो कंसीडर करने वाली टर्म है वो लैम्डा है। आगे का होगा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 6 होता जाएगा। तो लैम्डा की पावर जितनी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? टर्म कम होती जाएगी। इसलिए हमने जहां तक इसको कंसिडर करते हैं ना कॉशी प्रिंसिपल को, वहीं तक लिखा हुआ है।
तो कॉची प्रिंसिपल कहता है कि जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली होता है। एंड डेविएशन इज डायरेक्टली इक्वल टू किससे, बाय थिन प्रिज्म फॉर्मूला। थिन प्रिज्म फॉर्मूला कहता है भैया कि ये होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया वीनो, अभी इन्हीं दोनों के सहायता से वीनो रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मच मोर ग्रेटर देन रेड एंड डेविएशन इन वॉयलेट इज मच मोर ग्रेटर देन डेविएशन इन रेड। देखो भैया कह रहे हैं रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा, जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। तो भैया उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जब वेवलेंथ वॉयलेट की ज्यादा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसका डेविएशन भी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके अंदर डेविएशन क्या होगी। तो इसलिए रेड कलर आपको कहां मिलता है, सबसे टॉप पर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल भी, उसे ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। स्पीड, पैर पैर छोटे हो जाते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था कि तू भीड़ भाड़ में भाग, तू एक सेकंड में भीड़ भाड़ वाली जगह में ही 5 पैर रखेगा और खाली जगह में भी 5 पैर रखेगा। बस भीड़ भीड़ वाली जगह में 5 पैर जो रखेगा तो स्टेप्स छोटे होंगे, मतलब वेवलेंथ छोटी होगी तो डिस्टेंस कम करेगा, मतलब स्पीड तेरी कम होगी। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है, अलग अलग कलर का जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में। वैक्यूम में तो सबकी एक जैसी रहती है, वैक्यूम में सबकी एक जैसी रहती है, लेकिन मीडियम जैसे आपका डेंसर आएगा वैसे ही होगा, सबकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। सबसे तेज कौन चलता है मीडियम में, रेड कलर, और सबसे स्लो कौन चलता है, वायलेट कलर, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो भैया अपने पास 3 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो मैग्निफिकेशन निकालेंगे नोट में ध्यान रखना, ये है आपका, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और भाई प्लीज बोलिए मत, और ये मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज है। तो इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी कैसी है, तो पहले भैया ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल जो होता है वो अल्फा होता है, और फिर इमेज को देखो उसी पॉइंट से, तो इमेज को देखने का एंगल क्या होगा, बीटा होगा, क्या होगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन यहां पर निकालोगे उसे कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसको एम से लिखते हैं, और वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज, इमेज को देखने का एंगल जो कि क्या होगा, बीटा, अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द ऑब्जेक्ट यानी अल्फा। तो आपको हर बार यही निकालना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा किसका एंगल है, इमेज को देखने का एंगल है, और अल्फा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल।